हमारे लोगों को समस्याएं हुई, इसके बावजूद भी कार्यक्रम लगातार चलते रहे हैं। आज राज्य स्तरीय ओबीसी मराठा मुस्लिम परिषद इसका आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पिछले लगभग 45 साल से हम लोग इस देश में मूल निवासी बहुजनों के आंदोलन को संगठित करने के लिए और संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए हम लोग कोशिश करते रहे और 19 साल की उम्र का था तब से लेकर अभी मेरी उम्र 65 साल हो रही है। तो इतना लंबा समय वामसिक संगठन को सारे देश भर में फैलाने के लिए हम कोशिश करते रहे हैं और आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में ये आंदोलन पहुंच गया है। और एससी, एसटी, एनटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनकी लगभग 2400 से ज्यादा जातियों के कार्यकर्ता इस संगठन में काम करते हैं। और सारे देश भर में करते हैं और सब लोग मिलकर एक आंदोलन निर्माण किए बगैर हमारी मुक्ति संभव नहीं है, इस तरह की बात मानते हैं, इस तरह की बात जानते हैं और इस वजह से एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण हो गया है। और इस संगठित शक्ति की वजह से हम लोगों ने 2 बार भारत बंद किया। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने भारत बंद किया था। और भारत बंद हुआ था, इतने बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ था कि संसद में नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करके 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। आप लोग जानते हो कि नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है। दिल्ली के बॉर्डर पर साल भर से ज्यादा किसान लोग बैठे रहे कि कानून वापस लेना चाहिए, लिया, मगर किसानों से बात नहीं की। तो इतना अकड़ू आदमी, किसानों से बात करके कानून वापस ली जा सकती थी।
वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। तो किसानों का भी प्रधानमंत्री थे। बात करने के लिए मुझे समझ में नहीं आता क्या दिक्कत थी। तो इतना अकड़ू आदमी, उसको हमने भारत बंद करके झुकाया और 200 पॉइंट रोस्टर जो है संसद में संविधान संशोधन करवा के मंजूर करवाया। रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं मैं, सबूतों के आधार पर बोलने की मेरी आदत है। बगैर सबूत के कोई बात नहीं बोलता हूं। मैं देहात का आदमी हूं, गांव में रहने वाला आदमी हूं। गांव में क्या कहते हैं लोग, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। पता नहीं आप लोगों को गांव की बात मालूम है कि नहीं मालूम। गांव में ऐसा बोलते हैं कि मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। बोलते थोड़ा सा घी लगा, घी लगा, नहीं तो सीढ़ी पर बांधने के बाद में उस पर कोरा कपड़ा डालते हैं, फिर रस्सी से बांधते हैं, पता नहीं चलते चलते वो ऐसा खड़ा ना हो जाए। गांव देहात के लोग ऐसा बांधते हैं। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो नरेंद्र मोदी भी मरा हुआ आदमी है। आप लोगों को ये बड़ा अजीब लगेगा, मगर ये मरा हुआ आदमी है। आप बोलेंगे अरे किस किस्म की बात आप करते हो, डेली चलता फिरता नजर आता है, मरा हुआ आदमी आप कह रहे हो। मरा हुआ आदमी थोड़ी चलता है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो कि मरा हुआ आदमी चलता फिरता नहीं है, मगर जिसका जमीर मर जाता है वो जिंदा रहकर भी मर जाता है। जिसका जमीर मर जाता है, पता नहीं आप लोगों को जमीर क्या होता है मालूम है कि नहीं मालूम। जमीर क्या होता है, एक अंदर की आवाज होती है। अंदर की आवाज क्या होती है, देखो समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए, सबूत देने के लिए बताता हूं। नरेंद्र मोदी कहता है मैं ओबीसी पिछड़े वर्ग का हूं, चाय बेचने वाला हूं, कहता रहता है। मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि नहीं करेंगे। ओबीसी का ही आदमी है, कहता भी है ओबीसी का हूं, फिर भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में हलफनामा दाखिल कर दिया। तो अंदर से आवाज आनी चाहिए थी, अरे मैं ओबीसी का हूं, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे अंदर से आवाज आनी चाहिए ना। जमीर है ही नहीं, ताला मरा हुआ है, तो जमीर से आवाज कहां से आएगी, वो जमीर मरा हुआ है। आपको तर्क से, दलील से बात समझा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो फैसला है ये नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं है, ये आरएसएस के लोगों का फैसला है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को कहा प्रधानमंत्री रहना, हाँ ये सब मिल गया, ये हलफनामा दे। ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के विरोध में हलफनामा दे रहा है। ये बातें सारे देश भर में हमारे अलावा कोई कहता ही नहीं, हम ही कहते क्या। बहुत लोगों को डर लगता है ये सच बोलने के लिए। इसलिए कोई कहता नहीं है, हम ही कहते हैं। हमारे कहने की वजह से, क्योंकि सारे देश भर में नेटवर्क फैला हुआ है। मैं अगर मान लो महड़ में बोल रहा हूं तो न्यूयॉर्क में भी लोग सुनते हैं, लंदन में भी सुनते हैं, यूरोप के देशों में भी सुनते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, ये देख रहे हो ना,
ये सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। यहां अगर कोई अखबार निकलता है तो यहां के लोगों को मालूम होगा, मगर यहां से जो आवाज जाएगी वो उसकी लिमिट सारी दुनिया में। अगर जहां जहां भी भारतीय लोग हैं वहां वहां तक ये आवाज पहुंच जाती है। यानी दुनिया में पहुंच जाती है ये आवाज। तो आरएसएस के लोगों के पास भी पहुंचती है, मोहन भागवत के पास भी पहुंचती है, और इसलिए उनको कहना पड़ता है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है। कोई मांग नहीं रहा है हमारे अलावा, इसलिए उनको कहना पड़ता है मोहन भागवत को कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। विरोधी पार्टी ने तो नहीं पूछा, तो स्पष्टीकरण किसकी वजह से देना पड़ रहा है? हमारी वजह से देना पड़ रहा है। मोहन भागवत को आपको समझ में आए इसलिए उदाहरण देकर समझा रहा हूं। इससे हमारी ताकत का आप लोगों को अंदाजा आ रहा होगा, संगठित शक्ति का अंदाजा आ रहा होगा। उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसका क्या अर्थ है? ये सेंटेंस का क्या अर्थ है? वो एक शब्द का वाक्य बनता है, वाक्य का अर्थ होता है, और एक ध्वनित अर्थ होता है। शास्त्री जी, आप व्याकरण वगैरह संस्कृत के और बहुत सारे पंडित है, इसलिए हमारे बहुत सारे लोगों को ये ध्वनित अर्थ समझ में नहीं आता। एक ध्वनि निकलती है, एक वाक्य का अर्थ होता है, एक ध्वनित अर्थ होता है। इतने साहब, ध्वनित अर्थ क्या निकलता है कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ध्वनि निकलता है नहीं, कभी कभी करते हैं, ये ध्वनि निकलती है। डे टू डे काम में नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। जब कोई एससी का, एसटी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का कोई मुद्दा आता है तब करते हैं। ये ध्वनि उसमें से निकलता है। तो इस तरह से ये खास बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, खास बात समझा रहा हूं कि उनको ये स्पष्टीकरण हमारी वजह से देना पड़ता है। मेरे सर्टिफिकेट का कितना महत्व है आपको बताता हूं। मैं कोई स्कूल नहीं हूं, यूनिवर्सिटी नहीं हूं, मगर मेरे सर्टिफिकेट का कितना महत्व है ये मैंने मुसलमानों को कहा। मुसलमान मूल निवासी है, मैंने मुसलमानों को कहा, नहीं तो सारे देश के जो आरएसएस प्रेरित संगठन हैं वो लगातार कभी भी मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए देते, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा कहते रहते। जब से मैंने मुसलमानों को मूल निवासी घोषित कर दिया तो मोहन भागवत को कहना पड़ा मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे। देखो, हमारे ऐसा बोलने के पहले बोला है या बाद में बोला है? तारीख को जब जांच करो, वो आपको तारीख के साथ पता चलेगा कि हमारी वजह से, मौलाना साहब, हमारी वजह से एक सर्टिफिकेट दिया मेरे पास। कोई मैं स्कूल नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं हूँ, उनको अधिकार है सर्टिफिकेट देने का, मगर मैंने एक सर्टिफिकेट दिया है मुसलमान मूल निवासी भारत के। तो मोहन भागवत को यह कहना पड़ा कि मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मुसलमानों के पुरखे और मोहन भागवत ब्राह्मण है, उसके पुरखे एक नहीं है।
ब्राह्मणों के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक नहीं है। मैं पहली बार ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक नहीं है। मुसलमान मूल निवासी है, ब्राह्मणों के पुरखे मूल निवासी नहीं है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि हमने जिंदगी का 45 साल का समय लगाकर जो संगठित शक्ति निर्माण की, जिसके द्वारा हमने भारत बंद करने का काम किया, और संगठित शक्ति निर्माण नहीं की बल्कि सिद्ध की कि हाँ है, हमारे पास भारत बंद करने की संगठित शक्ति है, काल्पनिक नहीं, प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया सीएए के विरोध में। उसके पहले मैं आसाम गया, आसाम के लोगों ने बुलाया, वहां गया तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो गए, खासतौर पे एससी एसटी ओबीसी के लोग इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होकर उन्होंने मुझे वहां बुलाया, तो मैंने पूछा कि जब यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था, सम्मेलन में लोगों को, हमारे लोगों को पूछा कि जब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे? हमारे एससी एसटी ओबीसी को पूछा क्या कर रहे थे? कहा हम आंदोलन में थे, खदेड़ने वाले, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने वाले आंदोलन में शामिल थे। यानी आरएसएस ने, बीजेपी ने, इन लोगों ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को खदेड़ना, क्या कहा? बांग्लादेशी घुसपैठी। अब बांग्लादेश मुस्लिम लोगों का देश है, वहां से लोग आए तो मुसलमान ही हो गए, मगर कहा नहीं बांग्लादेशी घुसपैठी। होशियारी है ताकि दूसरे प्रदेश के लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे थे उस समय, तो कहा हम खदेड़ने के आंदोलन में शामिल थे। फिर दूसरा सवाल पूछा, अब क्या हुआ? आप तो उस आंदोलन में शामिल थे, और अब क्या हुआ? कहा हमारा ही नंबर लगाया, खदेड़ने में हमारा ही नंबर लगाया। कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे, हमारी मदद ली, और 19,48,000 लोगों में 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। इसका मतलब है जो नागरिक नहीं माना जाएगा उसकी सारी संपत्ति भारत सरकार के रिकॉर्ड में जमा हो जाएगी, और डिटेंशन कैंप बनाए जाएंगे, उनको भूमि पर रहने भी नहीं दिया जाएगा। डिटेंशन कैंप होंगे, वहां वो रह सकते। सबसे पहला कैंप कल्याण राव, सबसे पहला कैंप, दुख के साथ थोड़ा कहना पड़ता है, कांग्रेस वालों ने बनाया डिटेंशन कैंप। हमारे लोगों को रहने के लिए, डिटेंशन में भेजने के लिए कांग्रेस ने बनाया, सेंट्रल की सरकार थी 2004-2009। ये खबर किसी अखबार में नहीं आती है, और वामन मेश्राम से कोई खबर छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं सुनते रहता था कहां क्या हो रहा है हमारे लोगों के खिलाफ में, मेरे से नहीं छुपा सकते।
तो हमारे ही लोगों का नंबर लगा दिया। जब हमारे ही लोगों का नंबर लगाया तो वहां हमारे वामसेप के भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग थे उन्होंने उनको कहा, भाई एक आदमी है भारत में आपको बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल संभव नहीं, आपको बचा ही नहीं सकता कोई, एक ही बचा सकता। आपको वामन में कहाँ रहता है? कहा दिल्ली। वहां से लोग मिलने के लिए, फिर मैं उनको समझ दिया और वहां गए और सम्मेलन में उनको कहा कि हाँ अभी मैं ये मामला टेकअप करता हूं आपको। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन समता संघर्ष चलाया तो ये आंदोलन था, हमारे लोगों को मुक्त करने का आंदोलन था। तो ये आंदोलन की ही बात मैं आपको समझा रहा हूं। आज ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम लोगों को ये जिम्मेदारी निभाना पड़ रहा है। मैंने कहा अब ये मैं टेकअप करूंगा और 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया। बहुत खुशी की बात कि सीएए के विरोध में एससी एसटी ओबीसी के साथ बराबरी में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया सीएए के विरोध। एक खास बात आपको बताना चाहता हूं और हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी ध्यान रखना। मुस्लिम लोगों ने सारे देश भर में जो रोस्टर का 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लाने का मामला था, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों की हिस्सेदारी नहीं थी। मगर सीए के विरोध में बराबरी में हिस्सेदारी मुसलमानों की थी। और पहले से ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। जब पहले से बड़ा भारत बंद हो गया तो आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के लोग बैठे और उन्होंने सोचा, क्या सोचा? ये बात भी बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी बात समझना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं आपको। उन्होंने सोचा कि अरे हम लोग एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और मुसलमानों को एससी एसटी ओबीसी से लड़ाते और भिड़ाते हैं। मगर ये वामन मेश्राम ने तो सीए के मुद्दे पर दोनों को इकट्ठा लाया और दोनों बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठा आ गए। तो सारा अभी तक इतने सालों में हमने इतने साल में काम किया, ये सारा का सारा फेल कर दिया। इतने सालों से हमने एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में भड़काया, मगर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा लाया, मुसलमानों को भी। और ये लाने में वामन मेश्राम कामयाब क्यों हुए? तो मेश्राम की वजह से नहीं हुए, तो हमने उसको सीए का हथियार हमने दिया, हमारी वजह से उसको मौका मिला और उसकी वजह से ये लोग इकट्ठा आए। इतने साल खास बात आपको, क्योंकि ये समझना हमारे लोगों को बहुत जरूरी है। इसलिए कानून बनाया पार्लियामेंट ने, मगर 29 जनवरी 2020 के बाद अभी तक वो कानून लागू नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हर 6 महीने के बाद वो कानून लागू करने के लिए रूल बनाने पड़ते हैं। रूल लागू होने के बाद ही रूल बनाने के बाद ही कानून लागू किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो रूल अभी तक नहीं बना पाए, अभी और 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा। तो मैंने चेतावनी दिया कि अगर आपने इसको लागू करने की हिमाकत की तो फिर मैं भारत बंद कर दूंगा। मैं राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मेरा सबसे बड़ा काम धंधा है भारत बंद। तो अभी भी वो ठंडे में पड़ा हुआ है,
ये अभी भी ठंडे में पड़ा हुआ है, कानून पास है। और लोग कहते हैं कि नरेंद्र बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, कहते हैं। मगर हमने रोस्टर के मुद्दे पर झुकाया और सीए के मुद्दे पर लागू नहीं होने दिया। बहुत ताकतवर है, तो इसे अमल में क्यों नहीं ला रहे हैं? तो उससे बड़ी ताकत हमारे पास है। आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। अगर उससे छोटी ताकत होती तो फिर वो हमारी बात नहीं मानते। हमारे लोगों को बात समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आने वाले समय में बामसेब बनाने के लिए मैं जिंदगी का बहुत लंबा समय लगाया। अभी मैं बामसेब बनाने के लिए कुछ करने वाला नहीं हूं। अभी हमारा जो रणनीति है वो आंदोलन के लिए। अभी हम आंदोलन करेंगे, जितना आंदोलन बढ़ेगा उसी के साथ साथ बामसेब अपने आप बढ़ेगी। उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ेगी। तो अभी 25 मई को भारत बंद घोषित किया है, ओबीसी की जाति आधारित कल्याण का भारत बंद घोषित है। 25 मई को तैयारी शुरू हो गई है, भारत बंद करेंगे। ओबीसी की जाति आधारित गिनती के साथ साथ 10 मुद्दे हैं, उसमें ईवीएम का भी मुद्दा है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ईवीएम का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसलिए हम लोग अभी भारत बंद कर रहे हैं और आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। 6 महीने में एक बार भारत बंद, तो 20 बार भारत बंद करेंगे। तो भारत में जो 85% लोग हैं, कोई एक सिंगल आदमी नहीं बचेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि वामन मेश्राम SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सबको मालूम हो जाएगा लड़ रहा है। और जब मालूम हो जाएगा तो कोई भी आदमी इस आंदोलन से दूर नहीं रहेगा। कुछ लोग फिजिकली आंदोलन में सहभागी हो जाएंगे, कुछ मेंटली सहभागी रह जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, मगर वो मेंटली हमारे साथ ही रहेंगे, वो दुश्मनों के किसी कैंप में शामिल नहीं। इतनी बड़ी तैयारी 10 साल में हम लोग कर लेंगे। अभी मेरी उम्र जो है 65 साल है। 89वें साल में जब 2013 में 89 साल हो रहे थे अडवाणी जी को, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया कि नहीं, तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं ही बनूंगा। गोवा के परिषद में उसने उसका बहुत डटकर विरोध किया। और जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी वो किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अडवाणी का विरोध करे। आरएसएस को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना पड़ा और हस्तक्षेप करके नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी घोषित करनी पड़ी। 2013 का गोवा कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड देख लो, छानबीन करो तो आपको पता चलेगा जो मैं कह रहा हूं। उस समय 89 की उम्र थी अडवाणी जी की, और 65 साल में और 20 साल मिलाओ, मेरे 65 साल में 20 साल मिलाओ तो कितने होंगे? 85, 85 हो जाएगा। तो 20 साल तक अभी मैं भी लीडरशिप इस आंदोलन का करता रहूंगा। हमारे महापुरुषों ने, सभी लोगों ने सेमीफाइनल पूरा कर लिया। अब मेरी जिम्मेदारी लगा दिया है कि ये फाइनल करने की जिम्मेदारी अभी आपकी है। ये 20 साल में ये मामला फाइनल हो जाएगा।
ये मेरा अभी यकीन हो गया है, ये फाइनल हो जाएगा। इस यकीन के साथ मैं कह रहा हूं ये 20 साल में फाइनल हो जाएगा, इसको फाइनल कर देंगे। और शास्त्री जी, ये सुनने के बाद तो आपका प्राण अटक जाएगा, निकलेगा ही नहीं। इन्हें 20 साल तो मुझे देखकर ही चला जाना है। बहुत बार हमारे देहात में ऐसा होता है ना, पुरानी फिल्में अगर आप देख लो तो बोलता है कि आखिरी बार मेरे बेटे का चेहरा देखना चाहता है, और देखते ही प्राण निकल जाता है। पुरानी फिल्मों में दिखा नहीं ऐसा। तो यकीन और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं ये 20 साल में ये काम हम कर लेंगे। नरेंद्र मोदी को वामन मेश्राम का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप बोलेंगे बड़ी अजीब किस्म की बात कर रहे हैं। शुक्रगुजार इसलिए होना चाहिए कि अगर मैंने ये संगठित शक्ति निर्माण नहीं की होती तो आरएसएस वाले एक ओबीसी को प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बनाते। मुझे हमारे आंदोलन को काउंटर करने के लिए एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, तो नरेंद्र मोदी को शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे आंदोलन का। कि हमारे आंदोलन में ओबीसी के लोग नहीं जाना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए। इसलिए आरएसएस के लोगों ने अडवाणी को, जिन्होंने जिंदगी लगाई, उसको रोका केवल हमारे आंदोलन को काउंटर करने के लिए।